श्रीमती रेणु देवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। बिहार में सीएम नीतीश ई संजीवनी सेवा की शुरुआत उन्होंने कर दी है। इस दौरान कई अन्य सेवाओं की शुरुआत भी की गई जो बिहार को सेहतमंद बनाने में कारगर साबित होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ई संजीवनी की लॉन्चिंग पर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की तारीफ की, साथ ही 2005 के पहले के शासनकाल पर हमला बोला। क्वार्टर में बैठ करके वो कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। हो जाए 15 साल पहले क्या हाल था? आप तो सब जगह का नक्शा भी है ना जी, तो नक्शा भी चलवा दीजिए कि पहले ये अस्पताल कैसा था, आजकल अस्पताल कैसा है, पहले क्या हाल था, अब क्या था। एक एक चीज देना नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। घर से कोई शाम में निकल पाता था? बताइए। तो उस समय तो सब लोगों को एहसास हुआ, एक एक चीज का जानकारी हुआ। जो हम लोग शुरू करते थे सब लोगों तक बात पहुंच जाती थी। लेकिन अब जिस तरह का काम शुरू हो गया, इसके लिए जरूरी है कि हम तो नई टेक्नोलॉजी का सकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं और उसी तरह से आप इसके बारे में पूरे लोगों को, हर लोगों को जानकारी भी लोगों को दिया जाए कि यह एक जो किस तरह से काम किया जा रहा है, तो उसी से लोगों को एहसास भी होगा। नहीं तो होता क्या है कि काम करते जाइएगा तो लोगों के मन में नया नया बात नहीं आएगा, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन आप सोच लीजिए, हम लोग छोड़ते नहीं किसी भी क्षेत्र में। आपको स्वास्थ्य की बैठक, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक एक जगह आप बता दी, सोच लीजिए कि किसी की तबीयत खराब होगी, उसको अगर कहीं पर जाना है तो किस तरह से उसको मिल जाएगा, गाड़ी का प्रबंध हो जाएगा, एम्बुलेंस का। और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने स्वास्थ्य विभाग का आभार जताया और कहा कि कम समय में स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर काम कर ये दिखा दिया है कि वो बिहार के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कितनी गंभीर है। कम समय में हमारी सरकार के गठन के मात्र 2.5-3 महीने हुए हैं, लेकिन इतने कम अल्पकाल में भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जितने वायदे किए गए हैं उस पर अमल होना प्रारंभ हो गया है। यह इस बात को दर्शाता है कि स्वास्थ्य विभाग कितना तेजी से बिहार के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है और उसे लागू करना चाहती है। और डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि स्वास्थ्य ही सफलता की कुंजी है और इस दिशा में बिहार आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों तक भी अब डिजिटल तरीके से स्वास्थ्य की सुविधा पहुंच रही है, जो बिहार को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगी। निर्भर बिहार और 7 निश्चय पार्ट 2 का ये काम जो 30 दिनों में अभी माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो अभी अपना उल्लेख कर रहे थे, इससे पता लग सकता है कि कितनी ऊर्जा के साथ में हम 2005 में जब हम एनडीए की सरकार में हम लोग जब आए, आज वो 15 साल में कहां से कहां हम ले गए हैं। और निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा वो आत्मनिर्भर बिहार और पार्ट 2 का जो काम है वो सबको दिखाई पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आने वाले समय में और भी बेहतर काम करेंगे। हम लोग अब आगे आने वाले वर्ष में डीएमसीएच के बाद एनएमसीएच के भी विस्तारीकरण की योजना को मूर्त रूप देने का काम करेंगे। इसी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्वास्थ्य विभाग का विस्तार से चर्चा हुआ है इस पर सरकार बनने के बाद कि किस प्रकार से जो हमारे हेल्थ सब सेंटर हैं, हमारे एपीएससी हैं, हमारे अनुमंडल अस्पताल हैं, सदर अस्पताल हैं, जो पुराने भवन जो जर्जर पड़ गए, जहां पे भवनों की स्थिति खराब हो गई, वहां भवनों को हम बेहतर करें। जहां पुनर्निर्माण की जरूरत होगी वहां पुनर्निर्माण करेंगे। श्रीमती रेणु देवी।
और अब बात है नीति आयोग की बैठक की। नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पीएम के सामने बिहार में हो रहे काम की चर्चा की, साथ ही बिजली को लेकर 1 नेशन 1 रेट की मांग भी रखी। सीएम ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर केंद्रीय टीम ने 6 पॉइंट्स तय किए हैं। इसे लेकर उन्होंने केंद्र को बधाई दी। अधिकारियों के साथ इतनी बैठक होकर के आप लोगों ने 6 पॉइंट निर्धारित किया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो सिर्फ मीटिंग होती थी, तो इस बार तो कम से कम कुछ आइडिया के साथ उन लोगों ने मीटिंग की और राज्यों को भी कहा कि आप बताइए। तो हमारे अधिकारियों को तो जितनी बात कहनी थी वो कही थे और डिटेल इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने लिखित रूप से भी अपना विचार भेज दिया। लेकिन कुछ बातों की चर्चा तो जब बातचीत होती है तो करना ही पड़ता है। उसी सिलसिले में हम लोगों ने जो बिहार में जिस ढंग से जो भी काम किया जाता रहा है उन सब चीज़ों के बारे में, बिजली के बारे में, एक एक चीज़ जो बात उन लोगों की है ना, चल रही है ना कि हर घर बिजली पहुँचे, हम लोग तो पहुँचा दिए। नल का जल का भी बात चल रहा है, तो हम लोग ये सब काम तो किए हैं हम लोग। तो इन सब चीज़ों के बारे में सबको जानकारी है, उनको तो सब जानकारी है ही केंद्र को, लेकिन ये सब बात करते हुए लेकिन बिजली के मामले में तो हमने भी सवाल उठाया और कई और चीज़ों के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने कही कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जहरीली शराब से मौत की खबर पर सीएम नीतीश कुमार ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से शराब का कारोबार कर रहे हैं, जिस पर भी लगाम कसी जा रही है। मान लीजिए कि कुछ आदमी तो बाएं दाएं करने वाला होता ही, लेकिन बहुमत ही नहीं, अधिकांश लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं। कुछ लोग गड़बड़ करता है, तो उस गड़बड़ करने वालों में तो हम लोगों ने तो पहले ही किया था। याद करिए एक बार जो गोपालगंज इलाके में हुआ था, जब हम लोगों ने लागू किया था, हम लोगों ने क्या कहा था कि कितनी गंदी चीज है। एक तो शराब ही बुरी चीज है और उसके अलावे कोई चीज खाएगा। देखते नहीं यूपी वगैरह में कहीं भी जहरीले शराब से क्या हालत होता है। तो हम लोगों ने तो रोक लगाया। इसके बाद भी जो निजी तौर पर बाएं दाएं इधर उधर से कुछ काम करता है तो सफर करता है। तब तो लोगों को समझना चाहिए कि एक तो शराब पीना ही नुकसान है और दूसरी बात है कि इस तरह का कोई करता है और इधर उधर बाएं दाएं करके कहीं से कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसका नतीजा देख लीजिए। जेडीयू के ट्रेनिंग शिविर में सोशल मीडिया पर खास फोकस है। कार्यकर्ताओं को इस लिहाज से ट्रेन किया जा रहा है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि आज के समय में सोशल मीडिया जरूरत है। पहले तो ट्विटर और फेसबुक पर निसंदेह पार्टी की सक्रियता बेहद महत्वपूर्ण है। आज यूट्यूब चैनल्स भी काफ़ी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में। साथ ही साथ अपनी सरकार की उपलब्धियां, विचारधारा का ज्ञान और दूसरी तरफ अपने विरोधी पक्ष की जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो उनके कार्यकाल में जो इस राज्य का नुकसान हुआ है, उसका अध्ययन निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को वैचारिक तौर पर समृद्ध बनाएगा। और नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है, गवर्नेंस को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, बिहार के विकास को लेकर के जो उनका चिंतन है और उनकी प्रतिबद्धता है, उसको जन जन तक पहुंचाना, यही इस पूरे कैंप का सार यही है। और 22 फरवरी को बिहार सरकार आम बजट पेश करेगी। कोरोना के दौर में पेश होने जा रहे आम बजट से पटना की महिलाओं को क्या उम्मीद है, वित्त मंत्री जी से सुन लीजिए। नई सरकार के गठन के बाद 22 फरवरी को राज्य का पहला आम बजट पेश होगा। उप मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद अपना पहला बजट पेश करेंगे। कोरोना काल में पेश हो रहे इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, खासकर घर की गृह मंत्री यानी महिलाओं को। जी बताइए, कोरोना के बाद आपके बजट पे कितना असर पड़ गया, खासकर किचन के बजट पे? ऐसे तो किचन पे इफेक्ट तो पड़ा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के लिए खासकर बहुत कुछ किए हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि थोड़े हमारे खान पान की, जो हमारे घर में जो जरूरत की सामान है, उनकी कीमत थोड़ी कम की जाए, खासकर दूध जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी दूध की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा पलक जी, एक बात बताइए, किचन पे कितना लोड है अभी? पहले से तो थोड़ा ज्यादा है। क्यों, आपको ऐसा क्यों हो गया?
दाल के थोड़े दाम बढ़ गए हैं, दूध तो बहुत ज्यादा। तो आप क्या चाहती है कि नीतीश कुमार इस बार बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ ख्याल रखें? महिलाओं के लिए स्पेशली जैसे इन्होंने बताया दूध का दाम थोड़ा कम कर दें और कुछ दाल वगैरह का दाम, मतलब कि जो किचन में जिसकी जरूरत होती है उस पर थोड़ा सा आराम करें। हाँ, जो ज्यादा यूज होता है उस चीजों पे उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा ध्यान। आप क्या चाहती हैं कि बिहार सरकार कैसा बजट पेश करे कि महिलाओं को राहत मिले? महिलाओं को तो किचन से ही संबंध होता है, तो चाहते हैं कि जो मिल्क का जो बढ़ा है बजट उसका कम हो जाए। जो उन्होंने कहा कि दाल का ज्यादा हो गया है उसका भी थोड़ा कम हो जाए। अच्छा, दाल चावल गेहूं तेल मसाला तो सब कुछ हो गया है, और क्या चाहती हैं? और चाहते हैं कि ये जो मसाला है ये सब थोड़ा कम हो जाए। कॉस्मेटिक सामान है जो आदमी फैशन को कम कर दिया है। फैशन क्यों कम कर दे? ठीक तो है ना? क्योंकि बजट इसके ऊपर इतना जो है रेट उसको कम किया जाए तो भी तो आदमी खरीद सकता है ना। आप क्या चाहते हैं कि बजट कैसा हो? बजट तो सही है, मतलब ठीक है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड होता है। जो भी स्टेट लेवल पे बिहार सरकार स्टेट लेवल पे जो भी डिसीजन लेना है तो उसको ऑब्वियसली जो अभी तक कंटिन्यू है उसको ही रखा जाए। जो रेट्स जो अभी इंक्रीज कर रहे हैं कोरोना टाइम में, हर कोई इस क्राइसिस को फील कर रहा है। जो प्रॉब्लम हो रही है वो सभी को हो रही है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, हायर फैमिली हो या लो ग्रेड है। ऐसा नहीं है कि पटना की महिलाओं को सिर्फ किचन से ही मतलब है। पटना की कामकाजी महिलाओं की मांग है कि राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा किए जाएं। रिक्वेस्ट करती हूँ मैं नीतीश जी से कि प्लीज आप प्रॉपर वुमेन के लिए, लाइक यहाँ पे बहुत सारे जो गोडाउन्स वगैरह है उसमें रोजगार के लिए, जैसे मैं दिल्ली वगैरह में गई हूँ वहाँ देखी हूँ कि वुमेन्स लोग बटन के वर्क करते हैं, स्टिचेस वर्क करते हैं, तो वो कुछ गवर्नमेंट लेवल पे आए। प्राइवेट नीतीश जी ने हमें बच्चों को 10th के लिए जो दे रहे हैं 20,000, 25,000 जो भी एक्सेट्रा, तो वहां तक पहुंचने के लिए भी हमें प्री प्राइमरी का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो जैसे जो विमेन डिलीट कर रही है उनके लिए भी जॉब प्रोवाइड करें, प्लस जो नहीं जानती हैं कि कैसे वर्क करना है उनके लिए रोजगार प्रोवाइड करें। मतलब पटना की महिलाओं को किचन के सामान में कमी और फैशन प्रोडक्ट की कीमतों में कमी तो चाहिए ही, रोजगार भी चाहिए ताकि पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए घर के विकास में भागीदार बन सकें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो महिलाओं की बहुत सारी उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हुई हैं। इधर छपरा की खबर की बात करते हैं। छपरा में उद्योग जगत से जुड़े लोगों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। कचहरी बाग मोहल्ले में हमारे सहयोगी ने उद्यमियों से बात की। बिहार सरकार के बजट से छपरा के उद्यमियों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। खास करके यहाँ छोटे उद्योग चलाने वाले लोग सरकार से इस बजट से काफ़ी उम्मीद लगा कर रखे हुए हैं। और हम अभी मौजूद है छपरा के पत्तल बनाने के एक फैक्ट्री में, जहाँ पे छोटे छोटे उद्योग लगा करके ये उद्यमी अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं। कई लोगों को रोजगार भी दिए हुए। इनसे आखिर क्या उम्मीदें हैं सरकार से, इनसे हम बात करते हैं। क्या उम्मीद है इस बजट का? इस बजट में सरकार से हम लोगों को बहुत उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो जाने से सारे रॉ मटेरियल्स का दाम बढ़ गया है और मार्केट में भी थोड़ी सी सुस्ती आ गई है। रॉ मटेरियल सरकार से हम लोग को अपना ऋण वगैरह मिलने का बहुत सारा संभावना रहता है, जिससे कि हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। लेकिन अभी कोरोना काल के चलते बिजनेस भी बहुत डाउन है और बैंक में बहुत ज़्यादा घूमना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग का कोई खास मदद हो नहीं पा रहा है। और रॉ मटेरियल्स के सारे दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हम लोग का व्यापार करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि लघु और छोटे उद्योगों के लिए सरकार को विशेष तौर पर हम लोग को रियायत देने की ज़रूरत है और जितना हो सके हर संभव हम लोगों का मदद करें और हमारी मुश्किलों को आसान करें। अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार बता रहे थे कि छोटे उद्यमी जो है उनको सरकार के इस बजट से काफ़ी उम्मीद है। छपरा में आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये जो उद्यम लगाया गया था, ये छोटा ही नहीं है, कई लोगों को रोजगार दिया गया है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि ये जो चाय पीने का जो कप है उसका निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे, और ये इसकी सप्लाई छपरा सहित आसपास के कई जिलों में भी की जाती है। लेकिन हाल के दिनों में ये उद्यम जो है कहीं ना कहीं परेशानी के दौर से गुजर रहा है और सरकार से ये ऐसे उद्यमियों को इस बजट से काफ़ी राहत की उम्मीद है ताकि इनको थोड़ी राहत मिल सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा।
वहीं बजट से पहले ही कटिहार में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने आम बजट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार का बजट भी निराशाजनक ही होगा। अनवर पर पलटवार करते हुए सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कहा कि आम बजट भी आम जनता को समर्पित था और बिहार का बजट भी विकास को समर्पित होगा। देखिए, कोई बहुत ज़्यादा तो उम्मीद हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, पिछले बजट भी देखा है, बजट से और ज़मीनी सच्चाई में बहुत अंतर होता है। हमेशा हम देखते हैं कि बजट में जिन बातों का जिक्र होता है वो बात ज़मीन तक नहीं पहुंचती है। सरकार है और वो एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ज़बरदस्त ढंग से काम हो रहा है और आने वाला दिन में बिहार का बजट देखिएगा, भारत सरकार और बिहार सरकार का बजट में संतुलन होगा। कृषि से लेकर के आधारभूत संरचना का विकास में जबरदस्त ढंग से काम होगा। और पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने सख्त फैसला लिया है। इस फैसले से लापरवाह मुखिया और जनप्रतिनिधियों की नींद उड़ गई है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो मुखिया नल जल योजना में गड़बड़ी करेंगे या कार्य को पूरा नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही साथ वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। सरकार इस पर गंभीरता से है, विचार कर रही है कि जिन लोगों ने नल जल योजना में गड़बड़ी की है, जो लोग जल नल योजना में काम नहीं कर रहे हैं, उन पे हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई के साथ साथ जरूरत पड़ा तो उनको चुनाव से लड़ने से रोकेंगे भी, क्योंकि यदि 7 निश्चय का काम पूरा नहीं होगा जो सरकार का कमिटमेंट है, इसलिए हर हालत में मुखिया जी लोगों से, वार्ड कमिश्नर के लोगों से और तमाम लोगों को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि जल नल योजना में ना गड़बड़ी हो सकती है और ना ही आप कोताही बरत सकते हैं कि जो आपको कर्तव्य दिया गया है उससे बाहर नहीं जा सकते। और कोरोना काल के बाद बिहार में पहली बार क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। 1 मार्च से क्लास की शुरुआत होगी। हालांकि इस दौरान कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। 50% बच्चों के साथ ही स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। गाइडलाइंस के हिसाब से स्कूल की ओर से बच्चों को 2-2 मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रोटोकॉल निर्धारित है, उसमें राज्य सरकार गाइडलाइन इशू करेगी और उसी के आधार पर, चूंकि ये अब राज्य हित में है, समाज हित में है और शिक्षा के हित में है कि विद्यालय सब अब धीरे धीरे खुल जाएं। उसी में क्रमवार तरीके से पहले हायर स्टडीज वाले स्कूल सब खुले, फिर माध्यमिक विद्यालय खुले, अब मध्य और प्राथमिक विद्यालय को भी खोलने की बात है और हम समझते हैं कि खोलना चाहिए, ये शिक्षा के हित में है। खबर सासाराम से है। सासाराम के फजलगंज में 9वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। कल जब डीएवी आदमापुर से आदित्य नारायण पांडे अपने घर लौटा तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे आनंद फानन में डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता उसी स्कूल में टीचर हैं और उन्होंने आदित्य के दोस्तों पर जहर देने का संगीन आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। कोई तो बेटा, बड़ा बेटा यहाँ उतर गया और छोटा बेटा को उसके दोस्त लोग बोले कि चलो मोरसराय से घूम करके वापस आते हैं, वापस आता है, लेकिन वो लोग बच्चों को वहीं उतार लिए। कौन लोग थे? जो इसके साथ के दोस्त थे और वहीं लिक्विड फॉर्म में इसको कुछ पिलाया गया। और भारतीय टीम में ईशान किशन के चुने जाने पर उनके घर में खुशी का माहौल है। पटना में ईशान के मम्मी पापा से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। माता पिता का सपना होता है कि उसका बेटा पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन करे और जाहिर सी बात है आज बिहार के लिए बहुत बड़ा मौका है जब बिहार के किसी लड़के को इंडियन 2020 टीम में चुना गया है। ईशान किशन इस वक्त हमारे साथ उनके मम्मी और पापा दोनों हैं। सुचित्रा मैम, बधाई, कैसे लेंगी? सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम तो माँ हैं, माँ बाप हैं, तो मुझे तो निश्चित तौर पे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। लेकिन सारे बिहार वासियों और जो भी उनके शुभचिंतक हैं, जो भी उनके लिए भगवान से ब्लेसिंग जिनके लिए था, सारे लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है।
और बहुत खुशी हो रही है। अच्छा मैम, जैसे ही आपके पास ये खबर आई कि आपके बेटे को चुन लिया गया, उस वक्त कैसा लगा? उस समय तो मैं पूरी तरह से नर्वस हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा नर्वस। हम भावुक पल था नहीं? बहुत, क्योंकि ये इंडिया टीम के लिए बहुत दिनों से मतलब हम लोग प्रतीक्षा में थे कि कब उनका एंट्री होगा, और वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। उनकी मेहनत में कमी कभी नहीं देखते थे, इसलिए हमेशा चाहते थे कि वो इंडिया टीम में ईशान को अब जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कर रहा था। अभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है नहीं? हाँ, जब भी मुझे वो वाली बात याद आती है, जब पता चला कि 2020 में ईशान का सिलेक्शन हो गया है, तो फिर उस बात को याद करके, उस समय को याद करके मुझे बहुत। तो फोन किसने किया आपको? फ़ोन मेरी बहू ने किया, वो अभी डॉक्टर हैं, बेटे बहू दोनों। तो बहू ने ही नवादा से फ़ोन किया कि मम्मी पहले न्यूज़ देखो, BCCI का ट्विटर खोलो। तो न्यूज़ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रही है, बोली मम्मी, क्योंकि वो भी बहुत भावुक थी, बोल नहीं पा रही थी, पिछले साल ही शादी हुई है। तो फिर हम इनको बोले कि पल्लवी कुछ बोल रही है, BCCI देखिए ईशान को लेकर, मैच को लेकर। पता नहीं चल रहा था मुझे, मैं थोड़ी नर्वस हो रही थी। तो फिर इनको जब मैंने बोला तो फिर ये देखे, तो फिर पता चला कि ऐसे ऐसे। तो ईशान से बातचीत हुई उसके बाद? हाँ, ईशान से बात हुई। उसने सबसे पहला शब्द क्या बोला? बोला मम्मा। हंस रहा था और हम रो रहे थे, वो हंस रहा था। तो बोला कि ऐसे क्यों कर रही हो, फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोला, फिर बस। अच्छा, आप नॉर्मल हो जाइए, फिर आपसे बातचीत करेंगे। प्रणव जी हैं ईशान किशन के पिता, आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए, पूरे बिहार के लिए और सारे शुभचिंतकों के लिए। सभी लोगों की बहुत आशाएं बहुत दिनों से थी कि जैसा परफॉर्मेंस चल रहा है वैसे में कभी भी कॉल आएगा, बट कॉल आया। पहले आप अपने आंसू पोंछ लीजिए, आज खुशी की बात है। ये तो खुशी के आंसू है ना। एक दिन किस्मत जरूर चमकेगी, ये कहना है ईशान किशन के मम्मी और पापा का। बेहद भावुक पल, और जाहिर सी बात है भावुकता होनी भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा मोमेंट है जो जिंदगी भर इन्हें ये पल याद रहेगा। ईशान किशन को एक बार फिर से न्यूज़ 18 की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामना। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो ईशान किशन काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे इंडियन टीम में जाने का, वो सपना उनका और उनके परिवार का पूरा हो गया है। चलिए इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही, लेकिन आगे देखिए जोहार झारखंड।